बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने IMF पर वाज़े कर दिया है कि वो उनके साथ जो 9th रिव्यू है वो उसका जायज़ा मुकम्मल करना चाहते हैं और आपस में बैठ कर जो IMF की शराइत हैं उस पर हतमी तौर पर एक लाएमल तैयार करने के लिए अज़म रखते हैं। ये बात उन्होंने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए की जो पाकिस्तान के नौजवानों को लोन्स देने के हवाले से थी और प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स के उन्वान से आज इसका इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सियासी कीमत अगर अदा करनी पड़ रही है तो वो इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके इल्म है कि जिस किस्म की इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो वर्चुअल रब्ता तो खैर रहता ही है, मुज़ाकरात जो है उसका आगाज़ भी हो गया है। और चूँकि बहुत से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी ये राय थी कि IMF की तरफ से अगर कॉन्सेंट हो तो फिर जो दीगर ममालिक हैं वो भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। एक तो इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे क्योंकि एक पॉलिटिकल विल का इजहार किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें जो कल बिजली का एक तवील ब्रेकडाउन हुआ उस हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। कल हमारे शो में फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक ब्लैकआउट हुआ। वफाकी काबीना ने इस सिलसिले में ये जो सिस्टम का फेलियर आया है इसके मुस्तकिल तौर पर तदारक के लिए एक वाज़े हिकमत अमली तैयार करने के अहकामात जारी किए। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल फ्रंट की हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और झटका लगा है और उनके 43 MNAs इनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मंजूर कर लिए हैं। चौथे फेज़ में इन 43 इस्तीफ़ों के साथ अब उनके कुल 124 मेंबरान असम्बली, जिन्होंने वैसे इस्तीफ़ा दे दिया था जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके पे लास्ट अप्रैल में, लेकिन अब उनकी मंजूरी आज मुकम्मल हुई है 124। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो सूबाई हुकूमतें वो कबल अज़ वक्त खुद PTI ने ख़त्म की, चाहे वो पंजाब की हों या खैबर पख्तूनख्वा की, और कौमी असम्बली से इनका सफाया हो गया है क्योंकि जो बाकी अरकान हैं वो मुनर्रिफ हैं जिसमें राजा रियाज हैं और दीगर MNAs हैं। PTI की अगली हिकमत अमली क्या होगी, तो ये अहम मौज़ूआत हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। जो नुमाइंदा शख्सियात शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, आप स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है और प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन फाइनेंस और इकोनॉमी। आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं अंबर शमसी साहबा, आप टेलीविज़न लिंक पे हमारे साथ हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं और एंकर हैं, तज्जिया करती हैं और IBA के साथ आजकल मुंसलिक है। आपका बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हमें शानदाना गुलजार खान साहबा ज्वाइन करेंगी टेलीफोन लाइन पर, साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं राना एहसान साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि IMF के साथ वो जो 9th रिव्यू इल्तिवा का शिकार है वो मुकम्मल करने के लिए हुकूमत तैयार है और जाहिर बात है उनकी शराइत भी है IMF की, उनको मानने के लिए अब क्या हुकूमत ने कमर बांध ली है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर आ रहा है कि जो सबसे अहम चीज़ एक्सचेंज रेट, उस पर भी जो कैप लगा हुआ था, क्या ये खबर दुरुस्त है कि उसको हटाने की बात मान ली गई है? राना एहसान साहब क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर। जी, आवाज आ रही है जी। जी सर आ रही है, प्लीज आप बोलिएगा, ऑन एयर है। देखिए, ये हमारा जो 9th रिव्यू IMF के प्रोग्राम से हम बिल्कुल भी किसी भी वक्त अलग नहीं हुए थे और IMF का जो प्रोग्राम है हम उसमें हैं और हुकूमत का यही इरादा है कि हमने ये जो नागुज़ीर फैसले हैं वो करने हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपके इनफ्लोज को बिल्ड कर सकता है, डॉलर इनफ्लोज को। जी तो उसके लिए जी राना तो साहब आप उसके बात लिए जो कीजिएगा, हमें सर आपकी बात आ रही है सर, जी बात कीजिए। करने हैं वो जी, तो जो जो फैसले हमें करने हैं वो हम करने जा रहे हैं। उसके अंदर आज उन्होंने दोबारा दोहराया वजीर आजम साहब ने कि IMF का जो रिव्यू है वो हम मुकम्मल करेंगे, बल्कि ना सिर्फ इस रिव्यू को बल्कि इस प्रोग्राम को भी मुकम्मल करेंगे। तो जो हमारी अभी जो निगोसिएशन है वो इन मामलात पे चल रही है, इसके ऊपर काफ़ी हद तक एग्रीमेंट आ चुका है
कि हमें अपने एक्सचेंज रेट को बेहतर करना है मार्केट के लिहाज से, हमें गैस प्राइसिंग को भी जो है वो बेहतर करना है, यानी कि हमें जो लॉसेस जो वहाँ जो एक सर्कुलर डेट जो जमा हो रहा है उसको भी हमने खत्म करना है। तो हम ये फैसले करेंगे और मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट से बचाएंगे जिस तरह पहले भी बचाया है। और जो ताखीर जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसकी सिर्फ दो ही वजूहात थी कि जी। हम जो सैलाब आए पाकिस्तान में और उसमें $30 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान की मईशत को, और सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है $16 अरब का नुकसान हुआ। तो हमारी कोशिश थी हम इन जो ये जो हमारा मुआहदा था IMF का उसको टोन डाउन कर सकें, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। हमने कोशिश की और ये कोशिश करना फर्ज था हमारा। तो अब जो फैसले हमारे जो एग्रीमेंट के मुताबिक हम इनको आगे जरूर करेंगे। अच्छा, आपने कहा टोन डाउन करने की आपने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, बट द विल इज कि इसको मुकम्मल करना है। शानदाना साहब भी ज्वाइन किया, मैं उनकी इजाजत से जरा अंबर साहब से इसका कमेंट पर। शमसी साहब मैम, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जाहिर बात है IMF की जब राना एहसान साहब कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा जिस तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी, और उनका वो तैयार हैं पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करने के लिए। और IMF की शराइत की जब बात होती है और जब कहा जा रहा है कि जी एक्सचेंज रेट जो है मार्केट के मुताबिक होगा, तो उससे ज़ाहिर बात है कि इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। पहली इन्फ्लेशन है, गैस की प्राइस, बिजली की प्राइस, लेकिन साथ में एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे रहते हैं और जो डॉलर क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो पंजाब और KP में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि उनकी सूबाई असम्बलियाँ नहीं रहीं और अब 140 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, बारकेफ 43 का तो अभी डी-नोटिफाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो बाकी हुई हुई हैं उनमें ज़िमनी भी होने हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, सही फैसला है PDM गवर्नमेंट का? अब बहुत सारे आपने सवाल मुझसे इकट्ठा पूछे, हालांकि मैं चाह रही थी कि राना साहब से एक सवाल करूं, और मेरे ख्याल में ये कोशिश के हवाले से सवाल बहुत अहम है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज़ाहिर टैक्स कलेक्शन वो नहीं रही जो रहनी चाहिए थी। तो फिर हम कहाँ से IMF से रियायत मांगना चाह रहे थे, कौन से एरिया से जिनसे वो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी? ये बहुत अहम सवाल है जिस पे अब आप देखें कि इससे लगता है कि जो पाकिस्तान ने अपने एंड पे, क्योंकि एक मुआहदा होता है, आपने ज़ाहिर है कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल करने की बात होती है, तो वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से IMF भी अड़ा हुआ है। तो जब ये सियासी कीमत की बात होती है, सियासी कीमत तो ज़ाहिर है इस हुकूमत ने तभी चुकाई थी जब जो सब्सिडी इमरान खान साहब ने एक तोहफा दिया था और IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी एक तरह से की थी, वो सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ी थी। और उसके बाद जो महंगाई हमने बतदरीज, ये भी ज़ाहिर है और भी बहुत सारे फैसले थे जहां आपको टैक्स ज़ाहिर लगाना पड़ा था या टैक्स आपको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ी थी। सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस ही के ज़रिए जमा ज़ाहिर हो सकता था, और वो भी फिर भी कम हो रहा है, तो ये कीमत तो चुकाते रहे। तो ऐसा ही जाहिर हो रहा है कि ये जो इनडिसीजन है, जो बातचीत या रियायत की कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। और वो इनडिसीजन इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की मुख्तलिफ जमातों का ख्याल था कि वो शायद उनको और सियासी कीमत जो है वो चुका नहीं सकते, और वो जब वो नहीं माने तो फिर अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अब ऐलान कर दिया है कि अब आगे जो भी शर्त है IMF की वो मान लेंगे। लेकिन अब सियासी कीमत जिसकी बात हो रही है वो हमें अभी नज़र आएगा। ये जो मुख्तलिफ बाई इलेक्शंस आपके सामने आएंगे, सूबाई इलेक्शंस हैं, उसमें आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप कोशिश कर लें कि मरियम नवाज साहिबा वापस आ लें, वो नया बयानिया तश्कील दे दें, जारहाना सियासत करें, रैलीज़ करें, लेकिन जो आखिर में जो लोग तंग आते हैं, और अब ये मैं वाजे कर दूं कि इस हुकूमत पे भी तनकीद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी तनकीद है, क्योंकि मुसलसल आपको नज़र आ रहा था कि 2019 से महंगाई में इजाफा हो रहा था, और ये संभाल नहीं पाई थी पिछली हुकूमत, और इस हुकूमत के दौरान आपको एक मैसिव इंक्रीज नज़र आता है, इजाफा नज़र आता है महंगाई में, हर चीज़ में लोग परेशान हैं। और ये आपको एक अक्कासी जो नज़र आई थी, जो पावर ब्रेकडाउन जिसके आपने शुरू में भी अपने जिक्र किया था, तो पावर ब्रेकडाउन से क्या नज़र आता है कि जो लोग तंग हैं, सताए हुए महंगाई से, सियासी कशमकश की वजह से जो एक सर्कस बन चुका है,
और फिर ऊपर से आपके पास 1-2-1.5 दिन बिजली भी ना हो और आपके पास कोई जवाब ना हो कि अगर 2021 में हुआ था और उसके बाद 2022 में भी दोबारा से हुआ था तो ये बार बार क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है, आपके पास फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं हैं और आप वहाँ बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ऑन ऑफ स्विच करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑन नहीं ठीक तरह से होता। तो ये सब मसाइल है। ये सियासी कीमत जाहिर है इस हुकूमत को तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन अब इनकी एक रेपुटेशन जो थी कि आप मईशत को संभाल रहे थे, आपने एनर्जी या तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स थे वो लगाए थे और पाकिस्तान को तरक्की के राह पर गामजन किया था, ये एक इमेज बिल्डिंग इन्होंने अपनी की थी। ये सिर्फ सियासी कीमत नहीं, रेपुटेशनल डैमेज भी इस हुकूमत ने इस 3 माह के दौरान इन डिसीजन के वजह से और महंगाई की वजह से अब उसको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। एग्जैक्टली अगर वो आपने जो कहा इंडिसीजन और महंगाई और यही बहुत से जो हमारे मौशी तजियाकार के अगर डिसीजन डिसाइसिवली एक्ट किया जाए तो फिर डॉलर की भी फ्लाइट होती है, रुपए की कदर में कमी होती है, इन्फ्लेशन होती है, तो बारकैफ मुश्किल सूरत हाल है। शानदाना गुलजार साहब ने भी ज्वाइन किया हमें टेलीफोन लाइन पर। शानदाना साहब आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहें तो कीजिएगा। मैं आपसे लेकिन चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो आज कहाँ खड़ी है, आप उनकी मरकजी रहनुमा, आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आप लोगों ने खुद कबल अज़ वक्त ख़त्म की, पंजाब की हुकूमत कबल अज़ वक्त ख़त्म की, अब कौमी असम्बली से आलमोस्ट आप लोगों का सफाया हो गया है, तो अब क्या मतलब सड़क ही गर्म की जाएगी? जो सिस्टम है उनसे आप, जो सिस्टम होता है उससे आप आउट हैं, मासवाए सेनेट के, सेनेट में आप मौजूद हैं, बाकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है, ऐवान है, उनसे अब आप बाहर आ गए हैं, क्या कहेंगी शानदाना साहिबा? शुक्रिया अनवार साहब और आपकी तवज्जो से मेरे दोनों पैनलिस्ट को भी सलाम। वालेकुम मुझे अस्सलाम ये जी। बताइए अनवार साहब कि लोग गवर्नमेंट में क्यों आते हैं, लोग सियासत में पाकिस्तान में क्यों आते हैं, दुनिया में क्यों आते हैं, गवर्नमेंट में क्यों आते हैं? मैंने जिस किस्म की गुफ्तगू सुनी है अपने दोनों कॉलीग से, दोनों बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, लेकिन ये करना पड़ा था, करना होगा, ये मजबूरी थी, ये एक बहुत ही शिकस्त खुर्दा किस्म की डायलॉग है। और अगर इतनी ही बुरी हुकूमत थी इमरान खान की, क्योंकि 7 मार्च तक तो कहीं पे भी पाकिस्तान में नामो निशान भी नहीं था सॉवरेन डिफॉल्ट का यानी दिवालिये का। उस वक्त आपकी इकोनॉमी 6% जीडीपी ग्रोथ पे थी। उस वक्त आप, और इसी जो गवर्नमेंट आई, आप इसी के ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के डेटा निकाल लें, आप इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान निकाल लें, आप पीटीआई की कोई बात मत मानिएगा, आप तमाम डेटा देख लें, आपके सारे इंडिकेटर्स, आपकी तकरीबन 17 साल बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्री उठी थी। आपकी जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपकी एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर पे चली गई थी, आपकी रेमिटेंसेस 31 अरब डॉलर पे चली गई थी। हॉट मनी हम सुन के ये भूल गए थे कि 4 महीने में हमने 4 अरब डॉलर कमाए थे। तकरीबन 21.5 अरब डॉलर इनके पास एक छोड़ के गए, 20 अरब डॉलर। ये कहते जी करंट अकाउंट डेफिसिट, भैया जी मैं उधर ही आ रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट का कहा करंट अकाउंट डेफिसिट तो इन लोगों ने छोड़ा था माशाल्लाह 60 अरब डॉलर्स का बैक इन 2018। और ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल था, आप देख लें, जून 2018 का आर्टिकल है, मैं आपको शेयर करती हूँ, प्लीज अपने स्क्रीन पे उसको बड़ा बड़ा करके दिखा दीजिएगा कि पाकिस्तान इज ऑन द पाथ टू सॉवरेन डिफॉल्ट। तब तो इलेक्शन भी नहीं हुआ था, इमरान खान भी नहीं आया था। तो ये लोग जो बारूदी सरंगत की बातें करते हैं, माजरत के साथ यहाँ कोई इंटरनेशनल अखबार पढ़ता नहीं है, काश कोई ग्लोबल डेटा फॉलो करता। और मैं अपने कॉलीग्स की बात नहीं करूँ, ये पाकिस्तान का मसला है, हमें किताबों से प्यार नहीं है। इंडियन फिल्म देख ली, बड़ा जी काम हो गया जी, बॉलीवुड से बड़े इंटरेस्ट है, दुबई चले गए, ओहो हो, ये हमारा बस शौक है, शॉपिंग करो, किताबें कोई नहीं पढ़ता। वरना अगर आप अभी वर्ल्ड बैंक की स्टडी निकली, उसका डेटा देख लें, और इन्हीं की हुकूमत है, और उसमें उन्होंने पूरा कच्चा छिटा खोल दिया पाकिस्तान का 2008 से 18 तक कि किस तरह जो आपके ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये लोग हमें उन सब में 80 से लेके 130 पे, 90 से लेके 140 पे, 100 से लेके 180 पे तबाही फेरी है 10 साल में। लोगों ने कर्जों की बात पे तो मैं अलग आऊंगी, जो खान पे डालते हैं ना कि कर्जा डाला, जो आपका 60 साल की पाकिस्तान की टोटल पाकिस्तान के क्याम के कर्जे थे वो लोगों ने 10 साल में लिए थे, और जो हमारे 3.5 साल थे हम इनकी किस्तें दे दे के, और वो कर्जा किस चीज के लिए लिया? लेकिन कथा कलाम के लिए माजर शानदाना साहब, मैंने शौकत तरीन साहब को खुद सुना है, वो कहते हैं जो हमने मुल्क की तारीख में जो कर्जा हुआ था 4.25 साल में 76 गुना ज्यादा से लिया है। किस चीज के लिए लिया है पहले ये बताएं ना। वो कर्जों की, जाहिर बात है कर्ज देने के लिए कर्ज लिया जा रहा था, लेकिन उसकी तादाद बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल, तो वो कौन डिनाई करता है? इन लोगों ने कर्जों का किया क्या? पेरिस या लंदन तो पाकिस्तान में है नहीं माशाल्लाह। 75 साल बाद अपने अपने हल्के से आ रही हूँ,
जहाँ पे थैंक्स टू देयर होम ग्रोन टेररिज्म 8.5 महीने से जो दहशतगर्दी के लिए सिर्फ केपीके में है ये, बाय द वे पता नहीं पंजाब में दहशतगर्द क्यों नहीं मिलते, सिंध में क्यों नहीं मिलते, खानेवाल में तो हुआ मैम, बाकी बड़ा अनफॉर्चुनेट खानेवाल में। हाँ जी जी, खानेवाल भी हमारी पीटीआई का ही गढ़ है, फखर इमाम साहब का गढ़ है, किसी नून लीग वाले की हल्के में नहीं हो गए, आप उनसे लिखा हुआ ले लें। एनीवे, तो अब मैं 3 थानों से होके आ रही हूँ, और एक हमारा जो होता है जो एक तो थाना होता है जो होती है ना लुकआउट जो पोस्ट होते हैं, तो हमारे पोस्ट पे भी माशाल्लाह कल चौकियों पे चौकी टीटीपी ने वहां पे भी माशाल्लाह क्लेम कर लिया है। तो मुझे ये बताएं, एक मुल्क में बिजली नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, आपकी ऑपरेशंस नहीं हो रही हैं, आपकी गोलियां गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में इस वक्त उनके पास दवाइयां नहीं है सर्जरीज के लिए। कोविड में ये नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में आटा ना हो, कोविड में ये नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में सर्जरी की दवाइयां ना हो, कोविड में ये नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में इस तरह की तबाही फिरे। इन लोगों का मकसद सिर्फ एक था कि इस मुल्क में जो ये नकली जो पार्टियां हैं इनके अपने बच्चे बच्चियों को चढ़ाना था छतों पे, क्योंकि इनके नलायक। अब तो मेरा सवाल था कि आप लोगों ने ऐवान इनके लिए खुले छोड़ दिए ना, अब तो पंजाब असेंबली भी नहीं है। अवाम डिसाइड करती है, ऐवान अवाम डिसाइड करती है। मरियम नवाज और बिलावल जरदारी जो 8.5 लाख का जूता पहनते हैं वो डिसाइड नहीं करते, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब आप लोग की, चले ठीक है, आपने कहा कि अवाम डिसाइड करती है, बार के आपने तनकीद की है। मैं चाहूंगा राना एहसान साहब इसका अगर जवाब दे। राना एहसान साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, शानदाना साहब ने कहा कि 7 मार्च तक तो ना 6% की ग्रोथ थी, आपके जो ज़खायर हैं वो बहुत हौसला अफजा थे, और उन्होंने कहा कि रेमिटेंसेस अच्छे थे, दहशतगर्दी तक नहीं थी। ये तमाम चीज़ें आप लोगों के इक़्तिदार में आने के बाद जो हैं बदरजा अतम बिगाड़ में आई हैं। देखिए, अभी हमें आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि आपके जो गैस सेक्टर का जो खसारा है, जो इस वक्त तकरीबन 1550 अरब पे पहुंच गया है, उसको आप ख़त्म करें, उसको फ्लो को ख़त्म करें और उसको भी ख़त्म करें। तो ये जो ये 72 साल में तो ये सिफर था, 3.5 सालों में ये 1400 अरब पे चला गया, पिछले 8 महीने में हमने भी 150 ऐड कर दिया। तो ये क्यों नहीं बताते अवाम को कि वहां इन्होंने तबाही फेर दी गैस सेक्टर के अंदर। उसको दुरुस्त करने के लिए आज हमें आईएमएफ कह रहा है इसको आज दुरुस्त कर दो। इसी तरह जो 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट था, जो 72 इयर्स में पाकिस्तान की तारीख में बना, उसको ये 2500 अरब पे ले गए, यानी कि तकरीबन 2.5 गुना इन्होंने कर दिया। आज आईएमएफ कह रहा है कि इसके फ्लो को भी रोको और इसको भी कम करने के जो है इकदामात लो। तो वो जितना जो गन था वो आज हमें एकदम साफ करना पड़ रहा है। फिर ये खुद आपने कहा 76% जो पाकिस्तान की तारीख के कर्जे थे वो इन्होंने 3.5 सालों में लिए। जरूर वापस पिछले किए होंगे लेकिन नए बहुत तेजी से लिए इन्होंने। तो ये सब कुछ करने के बाद, जिसका मतलब है कि मुल्क इन्होंने खोखला कर दिया, इतने बड़े बड़े खसारे, डेफिसिट्स और कर्जे जब इन्होंने ले लिए, तो 6% की ग्रोथ पे ये बहुत खुश होते हैं कि जी देखो एलएसएम कहां पहुंच गई थी, एग्रीकल्चर कहां पहुंच गई थी, हमारी ग्रोथ कितनी। आप मुल्क को खोखला करके चले गए कि ये सस्टेनेबल नहीं था। और आईएमएफ का जो आपका एक जिस तरह की आपकी हरकत थी, आपकी फॉरेन पॉलिसी थी, आप आइसोलेट मुल्क को कर गए, और जिसने डॉलर देने थे, डॉलर आगे हमें बोरो करने थे, तो जिससे हमने बोरो करने थे उसको आप जो है वो नाराज करके चले गए। तो हम तो पिछले 8 महीनों में हमने क्या किया है? हमने तो आईएमएफ की शराइत पूरी की है। दरमियान में हमारे फ्लड्स आ गए, 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, तो हमने थोड़ी सी कोशिश की कि हम उनको आईएमएफ को मना ले कि भाई हम और बोझ नहीं डाल सके। आपसे पूछना कतई कलामी की माज़रत आपसे जानना चाह रही थी अंबर साहबा कि आपने कहा आपने आईएमएफ को कोशिश की कि कुछ टोन डाउन कर दे, वो किन एरियाज में आप चाह रहे थे कि रिलीफ आपको मिले या शराइत में नरमी आए? देखिए, हमारा ये मौक़िफ़ था कि उस वक्त ये आज से 3 माह पहले ये था कि हम इस वक्त हमने बिजली भी महंगी कर दी, हमने पेट्रोल भी महंगे कर दिया, और हमारा सितंबर तक का जो पहला क्वार्टर था उसमें हमने तकरीबन सारे अहदाफ जो हैं वो मीट किया आईएमएफ के मुआहदे के मुताबिक। तो हमारा ये ख्याल था कि रिव्यू जो है अब वो मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट आगे तक चल रहा था, जो पिछली जिस तरीके से इनको डील किया, तो उनका ये ख्याल था कि नहीं, आप पूरे साल के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे साथ अभी तय करें और उसके मुताबिक और गैस प्राइसिंग इंक्रीज करें और बिजली के जो है वो रेट्स को बढ़ाएं, ताकि ये कलेक्शन जो फिस्कल डेफिसिट है और ये जो खसारे हैं ये कम हो। तो वहां हमने फ्लड्स की बुनियाद पे उनसे कहा कि अब मुल्क के हालात तब्दील हो गए, लेकिन वो नहीं, वो जी
मेरे ख्याल में हाँ उनसे राब्ता हमारा जरा मुनक़ते हुआ। सांसद से मैं आई स्विच टू अंबर शमसी साहबा। अंबर साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी शानदाना साहबा की। उन्होंने कहा है कि जो ऐवानों का फैसला अवाम। जी राना साहब से दोबारा राब्ता हो गया। जी राना साहब, मुकम्मल कर लीजिएगा अपना आर्गूमेंट प्लीज। तो मैं समझता हूं कि हमने तो सिर्फ जो इनका इकोनॉमिक गन था जो इन्होंने क्रिएट किया, हम तो वो साफ कर रहे हैं। या तो हमने कोई अपनी मर्जी के बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हो, हमने वो भी नहीं किया। तो हमने तो बेसिकली सिर्फ इस मुल्क को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल जो जो अंबर साहिबा ने जो सवाल पूछा, देखिए टैक्स हमारी पहले क्वार्टर में ऑन टारगेट थी। हमने तो लूज किया है सिर्फ दिसंबर के महीने में और थोड़ा सा नवंबर में हम ऑफ टारगेट गए हैं, जो पिछले, वरना तो 4 महीनों में हम ऑन टारगेट थे। तो आगे बढ़ते हुए ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में जो ममालिक हैं उनके ग्रोथ रेट गिर चुके हैं और एक इन्फ्लेशन का साइकिल चल रहा है, उसको हम भी फेस कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हमें आ रहा है। हमारी जो इंपोर्ट जो हम कंप्रेस हुई है, जो शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स की वजह से एलसीज नहीं खुल रही, तो वो भी एक आपके शॉर्टफॉल में इजाफा करेंगी आगे आने वाले दिनों में। जो रेवेन्यू के टारगेट राणा साहब, आपका सर नुकता आ गया सर, आपका आगे मेरे साथ रहेगा। अंबर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुन लिया शानदाना गुलजार साहबा का ये कहना है कि जब वो इक़्तिदार में थे तो इक़्तिसादी हालात जो हैं वो इतने ख़राब नहीं थे। और राणा साहब का कहना है कि ये जब से इक़्तिदार में आए हैं तो ये जो शानदाना साहबा की जमात की फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी उसको गन साफ करने में लगे हुए हैं। अब ये दो बयानिए हैं जो इस वक्त आवाम के सामने ये रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है, जैसे शानदाना साहब से जब मैंने पूछा है, वो हमारे साथ ही हैं, तो उन्होंने कहा ऐवानों का फैसला अवाम करते हैं, हम इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि अब अवाम फैसला करेंगे। तो अवाम के सामने ये दो आर्गूमेंट्स और नैरेटिव्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस हवाले से, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ज़ाहिर बताया एक दूसरे की हुकूमत की जो बैड पॉइंट्स हैं वो तो सामने लाई जाती हैं, हमारे जो पॉलिटिकल मोअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। ज़ाहिर बात है ये जो इक़्तिसादी हालात हैं, ये कुछ काफ़ी अरसे से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, तब से अब खसारे का बजट ही दे रहे हैं, और जो ट्विन डेफिसिट्स हैं करंट अकाउंट और फाइनेंस, वो हमेशा से रहे हैं, हर हुकूमत में रहे हैं। ये आपने काफ़ी गहरा सवाल पूछ लिया। मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब दूं। पहले तो जो आपके दो मेहमान हैं उनके जो नुकात हैं उनको मुखातिब करने की भी कोशिश करती हूँ। देखिए, पहले मैं शुरू करूंगी राना साहब से। इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल हालात ज़रूर हैं, और वो मुश्किल हालात सैलाब की वजह से और उसके नुकसान की वजह से और ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ये भी हमें कहने की ज़रूरत है, उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि दिस वॉज योर चॉइस, यानी कि आपने ये जो रास्ता है खुद ही उसका इंतखाब किया था। क्योंकि आपके पास मौका था जब आप हुकूमत में आए थे कि आप फौरी इलेक्शंस कॉल कर लेते और ये आपको गन साफ ना करना पड़ता, फ्रेश मैंडेट के साथ आ सकते थे। तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ शानदाना साहिबा, ज़ाहिर वो भी क्योंकि अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ हालात बेहतर हो गए थे। अगर हम 2019 के मुकाबले में देखें, जब ग्रोथ रेट जो थी नेगेटिव में चली गई थी, और मैं थोड़ा सा अफसोस होता है कि वो समझती हैं कि बाकी लोग सिर्फ वही पढ़ी लिखी हैं और बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी वाज़े तौर पर जैसे कहा कि जो महंगाई है उसमें बहुत शदीद इजाफा हुआ है अप्रैल और मई के बाद से, इस हुकूमत के आने से बाद में, से कोई शक नहीं है। शायद उन्हीं मुश्किल फैसलों की वजह से जिसकी तरफ इशारा राना साहब भी कर रहे थे। लेकिन चले ठीक है, उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, ये जो ग्रोथ रेट जिसकी आपने बात की, और मैं तमाम जो माहिरीन है वो उस वक्त भी इसका इशारा बात यही कर रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो बढ़ रहा था। और पाकिस्तान में यही मसला होता है कि जब आप ग्रोथ रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है, और फिर आपको पे ये वो प्रेशर पड़ता है आपके रिजर्व्स पे। फिर उसके बाद अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें, अगेन आपने पेट्रोल की सब्सिडी जो लगा दी थी, उसकी वजह से आपको ज़ाहिर है भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, और फिर क्योंकि आपने IMF के प्रोग्राम में थे वो भी एक मसला ज़रूर था। बट आई विल लीव इट देयर बिकॉज मेरे ख्याल में कि ये जो मुआशी हालात हैं ये सिर्फ ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ना PDM की जमातों और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, ये इस वजह से भी है क्योंकि आपकी ज़ाहिर है क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा है, डेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है, और एक किसी भी हुकूमत को कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि वो अपने 5 साल पूरे मुकम्मल कर सकता है। तो वो ये नहीं सोच सकते कि अच्छा हमने मुश्किल फैसले 3 साल में लेना है,
3 साल में लेने हैं और आखिरी साल में इलेक्शन ईयर में हम थोड़ा सा आवाम के लिए कुछ जिसको हम रिलीफ कहते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उसका मैशत पे नुकसान होता है, लेकिन चलें थोड़ा सा आप खर्चा कर सकते हैं आवाम पर। ये आपने अहम तो नुक्ता ये उठाया। एक जो इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी का मसला है, जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है। ये बहुत आखिरी बात, एक बहुत ये अहम नुक्ता है और मुझे बहुत अफसोस से बात कहना पड़ रहा है कि वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये इस हुकूमत या आज की बात नहीं है। बहुत सारे, अगर शानदाना साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हल्के हैं उनसे निकल कर बात करें, जो जिनका ताल्लुक दूसरी जमातों से हैं, जो ऐसे रहनुमा हैं मिसाल के तौर पर जिनका ताल्लुक जैसे मोहसिन दावर साहब हैं, वो भी वो बार बार मैंने तो पिछले 3 साल में उनको कौमी असम्बली में इस बात का बार बार जिक्र करते देखा। अली वजीर जो इस वक्त अब भी जेल में पड़े हुए हैं, और वो भी बार बार ये जिक्र करते रहे थे और वो कौमी असम्बली में भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। तो ये आज की बात नहीं है, इसकी ट्रजेक्ट्री आप देखें। जब अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई थी और उस वक्त कहा जा रहा था कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं, और ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, और उस वक्त मुआहदा करने की कोशिश की थी और बहुत सारे ऐसे कैदियों की रिहाई हुई थी दोनों तरफ, अफ़गानिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में। और आपके बॉर्डर्स जो फेंसिंग ज़रूर हुई थी लेकिन आने जाने की भी इजाज़त दी गई थी, तो उसकी वजह से उनकी जो स्लीपर सेल्स है वो मजबूत हो गए, और बहुत सारे ये आपके खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से अहम नुकात उठाए। बिल्कुल आपने अहम नुकात उठाए। वजूहात में एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद आऊंगा तो स्टेट कम टू शानदाना गुलजार साहब, उनके सामने कुछ नुकात उठाएंगे, और मैं चाहूंगा कि पीटीआई की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हमारे साथ शेयर करें कि अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आपका हदफ यह है कि इलेक्शन हो। तो क्या इलेक्शन अब कौमी सतह के होंगे या वक्त पर होंगे, जो राना एहसान साहब और उनकी जमातें कह रही हैं? एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। Smart, waste not. Pull the plug on Bijli and build Qadar. Smart, waste not. Stay low, बचाओ more. Soch smart, waste not. Solar के watts अब जरूरी है boss. Soch smart, waste not. Switch हो off, ये आदत रहे boss. Yeah, that's more like it. पानी गर्म जब इस्तेमाल लाजिम. Soch smart, waste not. Soch smart, waste not. Soch smart, waste not. सुबह से शाम, best time for काम. Soch smart, waste not. Tip tip हो drip, पानी की supply ना हो glitch. Oh no! Metro करो choose, save fuel. Soch smart, waste not. Carpool, बचाए fuel. Soch smart, waste not. 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 हेलो, एक मिनट, क्या आपको पता है अगर हम एनर्जी की बचत करें तो जहां मुल्क को साल में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की बचत होगी, वहां आपके एनर्जी अखराजात भी 30% तक कम हो सकते हैं। सोच स्मार्ट, वेस्ट नॉट। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की इस वक्त जो सियासत है, मुल्क की
जो सिक्योरिटी है और सबसे अहम इकोनॉमी। शानदार साहब, एक अगर आप इस पर जवाब देना चाहे, जो बड़ा अहम नुकता उठाया है मेरे ख्याल में अंबर साहिबा ने, जिसमें आपके दौरे हुकूमत में ज़ाहिर बात है आप खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल आप लोगों का इक़्तिदार रहा है बिला शिरकत गैर तसलसल के साथ, और अमन अमान का मसला सूबाई भी है। कुछ मुआहदे की बात उन्होंने की और जो कुछ तालिबान के कलदम तंजीम के लोग थे उनकी रिहाई की बात की, जिसकी वजह से ये मामला ट्रिगर हुए। इस पर ज़रूर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगा वो पिछले मेरा जो ब्रेक से कबल सवाल था उसका जवाब तिश्ता रह गया कि अब आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आपका हदफ ये था, मेन गोल ये था कि हमने पंजाब और केपी की हुकूमतें ख़त्म करनी है, MNAs के इस्तीफे देने हैं ताकि वी फोर्स देम फॉर इलेक्शंस। इलेक्शन तो इस वक्त नहीं हो रहे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे अक्टूबर में, तो व्हाट्स नेक्स्ट? सड़क पर एहतजाज अब दोबारा से जारी हो जाएगा? शानदाना साहब, शुक्रिया अनवार साहब, ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसको मैं एंड में छोड़ती हूँ और उसकी मैं रीजन पहले टाई अप करती हूँ इलेक्शन वाली बात को, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं हर पार्टी में और बातें हमें सुनने को मिलती हैं। काश मैं IMF के अंदर की बातें बता सकती, क्योंकि आपको पता है मैंने 10 साल पाकिस्तान को वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट किया था, तो हम सबके दोस्त होते हैं, IMF में भी, वर्ल्ड बैंक में भी ना अंदर की बात पता होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त IMF का ये जो करंट दो फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे उनके बारे में क्या उनकी सोच है कि किस तरह से झूठ बोले गए IMF को। अप्रैल में एक बात की गई, मई में दूसरी बात की गई, जून में तीसरी बात की गई। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि IMF इनसे नाराज है। अमेरिकन के पीछे खड़ा IMF कि अमेरिका हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे खड़ा था। पाकिस्तान में डॉलर्स की बारिश के वादे हुए थे, तो किधर भी वो डॉलर्स की बारिश, हम सब उसकी गवाह हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको बता दूं कि IMF किस किस चीज से इस करंट हुकूमत से नाराज है, उन्होंने इमरान खान का नाम किसी मीटिंग में नहीं दिया। हाँ, ये लोग प्रमोट करते हैं, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात वो भी आएगा जब ये बातें डिक्लासिफाई होंगी और मैं बताऊंगी कि इस हुकूमत ने IMF के साथ क्या क्या धोखा किया। दूसरी बात मेरे भाई राना साहब ने बोली फॉरेन पॉलिसी की। अगेन, अगर मैं आपको नाम बता दूं कि किस किस हुकूमत ने, किस किस सॉवरेन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रोकी है, आज नहीं रोकी है बिकॉज ऑफ महंगाई या डिफॉल्ट। 9 अप्रैल के बाद से पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट रोकी है। वो लोग जिनके पास से पिछले 8-8.5 महीने में 3 दफा गए हैं, वो कहते हैं हमें नहीं इन्वेस्ट करना क्योंकि इस असेंबली हमने पैसे नहीं डालने। उसका भी वक्त के साथ नाम निकल आएगा। तीसरी बात, बिलावल साहब घूम घूम के तक गए फॉरन, उधर उनकी सिंध डूब गया, बलूचिस्तान। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में लोगों ने एक नाच गाने का प्रोग्राम रखा था और नाच गाने में कोई बुराई नहीं है। 75 साल पाकिस्तान की हमारी आज़ादी के हुए थे, लेकिन अगर वो अरबों रुपए ये लोग बलूचिस्तान और सिंध वालों को दे देते, वो पैसे ऑलरेडी उस वक्त तक 50% आपका सिंध और 75% बलूचिस्तान में तबाही मच चुकी थी। तो ये पता नहीं क्या लेक्चर्स दे रहे होते हैं कि जी बड़ा तबाही होगी। वो लोग तो खत्म हो गए। आप सिंध जाएं, सिंध में औरतों के पास पहनने के कपड़े नहीं है। बलूचिस्तान जाएं, तो मैडम वो जेनेवा कॉन्फ्रेंस का बड़ा अच्छा आया है, $10 अरब की प्लेजेस आई है। आप जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शेरी रहमान की स्टेटमेंट देख लें कि पैसे किधर हैं, एग्रीमेंट तो आपने कर लिए, पैसे दें हमें। सभी हम सब सारी उम्र फॉरेन नेगोशिएशंस में रहे हैं। इस यूरोप ने और इस अमेरिका ने आपके मुल्क में चाइना के बराबर मध्य मुकाबिल $1 नहीं लगाया। और याद रखे, ये ना इमरान खान PTI की नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी खान क्यों कहते कहते थक गया कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। एब्सोल्युटली नॉट। कि अड्डे नहीं देने KPK में और क्वेटा में किस लिए चाहिए थे उनको? अफगानिस्तान के लिए तो अभी भी ये बॉम्बिंग अरब मुल्कों से कर रहे होते हैं, वहां से ड्रोन आते हैं। इनको तो अड्डे चीन के स्पाइंग के लिए चाहिए थे। आपकी पीरियड की हड्डी है वो चाइना, जो इंडिया का मुंह तोड़ जवाब लेके उनसे हजारों मील जमीन ले गया। आप चाइना पे करेंगे, वो चाइना जो आप $62 बिलियन लगाते हैं। अच्छा, तीसरी बात, पावर परचेज एग्रीमेंट। अच्छा, मेरे भाई ने वो सर्कुलर डेट की बात की, जरा आसान उर्दू में लोगों को समझाते हैं। माशाल्लाह जो फाजिल काबिल हुकूमत थी इनकी 2013 से लेके खासकर 8 में भी कुछ स्टूपिड एग्रीमेंट हुए थे, 9 में फिर इनके कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें आसान बात यह कि इन लोगों ने 50 पतीलों के पैसे दे दिए अगले 50 साल तक कि बेशक बिजली बने ना बने, कोई खरीदे ना खरीदे, पैसे देने, क्योंकि बिजली इन्होंने बनानी है। सॉरी, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ कि बिजली तो बनेगी, कोई खरीदे ना खरीदे। कैपेसिटी पेमेंट्स की आप बात कर रही हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक मैम, आप वो सवाल पे आ जाए मेरे पॉलिटिकल। नहीं, ये जरूरी बातें हैं। जी। मैंने इनका जो मिनिस्टर है एनर्जी का, क्या नाम है उसका, सेनेटर जो है मलिक साहब, मलिक अहमद खान साहब। ना सेनेटर जो इनके है, मुसद्दिक मलिक साहब जी, मुसद्दिक मलिक, हाँ जी। उनके साथ मैं एक टीवी शो में बैठी हुई थी। मैंने उनको बताया कि सर आप देखेंगे दिसंबर में गैस भी नहीं होगी और तेल आपको मई में जो मौका था आपने ऑन स्पॉट नहीं खरीदा, अब जून में अब खरीदा है आपने सस्ता तेल महंगा खरीदा, फिर मुल्क का कबाड़ा कर देना है। ये इनकी एक
मैं एनआईसी सॉरी फॉर राना साहब के काबिल फाजिल लड़के को स्पोक्स पर्सन बना दिया और नालायकों को मिनिस्टर्स बना दिया। भाई खुदा का वास्ता है। अच्छा, और अगेन माशाल्लाह जब 2013 से 18 तक हुकूमत थी, आप जरा का अग्रीमेंट देख लें जो उन्होंने यूरोपियन इटालियन कंपनी से किया था गैस वाला, जो उस कंपनी को खसारे पड़ने थे उनको वो खसारा सस्ता पड़ता है ना कि वो हमें गैस डिलीवर करें। जब से यूक्रेन रूस की वॉर चली है उन्होंने हमारा गैस देना छोड़ दिया क्योंकि उनको इतना कम जुर्माना पड़ रहा है, और ये भी थी काबिल फाजिल टीम ने नेगोशिएट किया था। अच्छा, आखिरी बात मैडम, ये तो आप जवाब देंगे ना अपने आवाम में, मैं चाह रहा हूँ अब आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटेजी है? मैं आती हूँ। बीबी ने बहुत अच्छी बात की अली वजीर वाली, मैं खुद गवाह हूँ इसकी कि समर ऑफ 2020 अली वजीर के लिए, अली वजीर के जो अपने असिस्टेंट है मेरे पास आया असेंबली में कि मैम जरा मिलना है। वो फ्लोर ऑफ द हाउस को उनको इजाजत नहीं होती है, तो मेरे पास चिट आई, मैं बाहर गई, मैं उस असिस्टेंट से मिली। मैं कहा क्या हुआ बच्चे, मैं ये दोगलेपन की बातें बताऊं? वो कहते हैं मैडम बाय द वे अली वजीर केपी में नहीं है, स्पेन में बंद है। जी जी जी, डेमोक्रेसी का गढ़ है ना, वहां पे बंद है, केपीके में नहीं बंद। हमने उस पर केस नहीं किया। वो बाजवा साहब को उसने बुरा भला कहा था तो बाजवा साहब ने उसको बिलावल और, लेकिन आपके दौर में भी पाबंदी सलासल ही रहे ना? Not in, never in federal government, never in KPK, only in डेमोक्रेसी की गढ़ में। अच्छा, तो अली वजीर का असिस्टेंट मेरे पास आया जो तब था, मुझे कहता है मैडम ये हमने प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए हैं जरदारी साहब के भी और अली वजीर के, तो ये जरदारी साहब तो आ गए तो अली वजीर क्यों नहीं आया? मुझे भी अजीब लगा। मैं दोनों डॉक्यूमेंट असेंबली टीम के पास लेके गई। उन्होंने कहा मैम झूठ कह रहे हैं, दस्तखत दोनों पे किए हैं बिलावल ने, लेकिन इशू ये है कि रिसीविंग सिर्फ अपने वालिद की उसने करवाई और अली वजीर की उसने रिसीविंग नहीं करवाई। ये अखबारों में दिखा रहे हैं कि ये देखो हमने अली वजीर की प्रोडक्शन ऑर्डर्स किए हैं। पीडीएम के साथ जिसने दोस्ती की वो घाटे का ही खाया। अली वजीर से वोट निकलवाया और उसको वापस जेल भेज दिया। तो ये पीडीएम की रियलिटी, लीडरशिप की, पीडीएम नहीं पीडीएम। चलिए, ये तो अब उनकी आपने बता दिया पीडीएम का, अब जरा बताएं पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए अनवर साहब, पीटीआई की एक स्ट्रैटेजी है जो हम कर रहे हैं 9 अप्रैल से 10 अप्रैल की रात को उन शहरों में जहाँ पे हमारे पास तंजीम भी नहीं थी, लाड़काना, हैदराबाद और तीसरा शहर सिंध का मैं आपको बताती हूँ। तीनों शहरों में हमारा पूरे का पूरा वहाँ पे लोग निकले। हमारे पास उस दिन हुकूमत ही नहीं थी। जो इंटरनेशनल मेरे मीडिया में जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में है, CNN में, हर जगह है। दे टोल्ड अस के मैम सखर में उन्होंने बताया कि 2 करोड़ आवाम उस रात को निकली स्पॉन्टेनियसली। इमरान खान ने तो किसी को कॉल नहीं दी थी निकलने को। हम उस दिन से आज तक अपना पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 25 मई को हम निकले, इन लोगों ने हम पे लाठी चार्ज। मेरा सवाल ये था, पीसफुल प्रोटेस्ट आपका राइट है, मेरा सवाल ये था कि अब आप लोगों का जो इस्तीफे देने का मकसद ये था इलेक्शन फोर्स करना। बता रही हूँ, देखें हम फोर्स कुछ भी नहीं कर सकते अनवार साहब। ओके, ठीक है। आपको बता रही हूँ कि 25 मई को हम चाहते तो बदला ले सकते थे। रेंजर्स से पुलिस से ज्यादा हमारी नफरी थी, हम भी डंडा उठा सकते थे, बंदूक हमने नहीं उठाई। नहीं, आप लोगों ने हुकूमतें अपनी कबल अज़ वक्त खत्म की है ना। तुम ले, हमने सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला नहीं पसंद, हमने सारे एक्सेप्ट किए। उन्होंने साइफर दिए बगैर एक ऐलान कर दिया क्योंकि साइफर में तो सच नहीं है, लेकिन साइफर खोल नहीं सकते। ओके, जो गलत फैसले जिस अदालत ने किए हमने जाके उस पर अपील की। हम ECP को भी नहीं मानते, हम उनमें भी केसेस जाके करते हैं। हम इन जुडिशरी ने जितना कचरा किया, इस आइन का कार्नेज किया है, हम फिर भी अदालतों के पास जा रहे हैं, उन्हीं थानों में जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे और सड़क पर ही रहेंगे और आपका पीसफुल राइट है, आपकी यही स्ट्रेटेजी है। मैं चाहूंगा राना एहसान साहब पर इस हवाले से और काफ़ी तवील अहाता किया है जो हमारे खारजी मामलात हैं, जो IMF के साथ इस वक्त आप लोगों का, जैसे आपने कहा ट्रस्ट डेफिसिट है, शानदाना साहब ने कहा कि उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि उसकी वजूहात क्या हैं, और दूसरा बहुत मोतरज़ है पंजाब के वज़ीर आला साहब के हवाले से। वैसे तो उसकी वजाहत आई है कि वो प्ली बार्गेन नहीं थी, वो वॉलंटरी वापसी थी। बारकेव इसका जवाब आप दीजिएगा इस हवाले से, क्योंकि आपके नॉमिनी थे, आप लोगों की जानिब से मोहसिन नकवी साहब का नाम आया था। देखिए, वो एक आईनी तरीके से जो है वो नॉमिनेट हुए ECP। ये अफसोसनाक बात है कि जो सियासी लोगों को कंसेंसस पे आ जाना चाहिए था वो नहीं आ सके और फैसला ECP ने किया, लेकिन एक आईनी तरीके से किया। अब वो देखें, इनका जो क्राइटेरिया है या इनका जो स्टैंडर्ड है सिलेक्शन करने का, वो तो हमने देख लिया था कि एक ही आर्मी चीफ की इनको सिलेक्शन का मौका मिला, उसको इन्होंने एक्सटेंशन दे दी क्योंकि वो उनको कुछ दे रहे थे। एक वो नैब का चेयरमैन था जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ने मिलकर लगाया था, उसकी वीडियो के पास आ गई, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी की तौसीह की क्योंकि वो भी इनको कुछ देते थे या वो इनको ये ब्लैकमेल कर लेते थे। एक इन्होंने ECP की वो हेड की सिलेक्शन की, उसके लिए खत लिखा तारीफों का शेख रशीद ने, और उसके बाद क्या कहते हैं इमरान खान ने भी टीवी पे आके तारीफें की। लेकिन जब उन्होंने डस्का में इनकी चोरी पकड़ ली
तो फिर ये उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तो इन्होंने तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने नहीं देनी। इन्होंने कोई बंदा एक, अब वो हमारी बहुत तनकीद करते थे, इनके चैनल्स जो है नकवी साहब के, आज इनकी तनकीद करते हैं। मेरे ख्याल से न्यूट्रल आदमी है, कारोबारी आदमी है, ईसीपी ने उनको सिलेक्ट कर लिया। अगर इनको लगता है, और ये जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्री बार्गेन किया, वो तो अब कैटेगोरिकली ये फैक्ट्स आ गए कि उनका कोई नैब के ऊपर ना कोई इंक्वायरी थी, ना उनका केस था, ना उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। जिस कंपनी की हो रही थी उसके पैसे उन्होंने वापस मोड़ दिए, और वो उस ना तफ्शीश का हिस्सा थे ना किसी और चीज का। लेकिन क्योंकि ये फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बताते हैं अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए, वो इनकी आदत है। दो चीजें मैं बता दूं, देखें, कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो, अगर ये एक मुआहदा कर लेते, एक बिजली घर लगाते बगैर कैपेसिटी पेमेंट्स के, तो हम मान लेते कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हमने गलत मुआहदे किए। इन्होंने तो जो लाइन लॉसेस थे वो भी बढ़ा दिए, और इन्होंने जो चोरी थी वो भी इनके दौर में बढ़ गई। तो इन्होंने जो रिफॉर्म्स लानी थी वो 0/0 थे, और इस वजह से ही जो है ये 2500 अरब के ऊपर जो है वो खसारा गया। एक इन्होंने कहा जी गैस की बात, कि हमने गैस खरीदी नहीं। तो भाई जब आपको सस्ती गैस मिल रही थी $2 पे कोरोना के टाइम में, आपने वो भी नहीं ली। लॉन्ग टर्म मुआहदों को आप कन्वर्ट कर सकते थे। आपने $4 पे भी नहीं ली, आपने $6 पे भी नहीं ली, आपने टर्मिनल भी नहीं बनाया। तो आपने हर वो काम किया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज है। 4 साल में टर्मिनल एक और लग जाता, या अगर ना भी लगता तो लॉन्ग टर्म मुआहदे आप कर लेते, तो शायद हमें ये जो क्राइसिस है आज उससे 2-4 ना होते। हमने करंट सिनारियो में जो मुमकिन तौर पे हम कर सकते थे, हमने वो चीजें की और हम गुजारा कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि इमरान खान का 4 साल का डिजास्टर, और फिर कोई उसकी अचीवमेंट नहीं है। शबर जैदी ने पहले कह दिया था इनके टाइम में, इनका चेयरमैन था एफबीआर का, कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। शौकत तरीन ने पहले कह दिया था कि मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। आज वो जाहिर सी बात है अब इनका हिस्सा बन गए, तो अब वो बातें नहीं दोहराते। लेकिन कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकली इन्होंने खुद डिसाइड किया कि हम असेंबलियां इन्होंने डिसॉल्व कर ली, केपीके की, पंजाब की, और फिर ये कहते हैं कि अब हमें असेंबलियों में आने दें। तो असेंबलियों में इनको किस बुनियाद पे आने दें जब इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, और जब इन्होंने तहलील कर ली जो 2 प्रोविंशियल असेंबलीज, तो ये साबित हो गया कि इन्होंने असेंबलियों में ना पाकिस्तान के मफाद के लिए आना है, ना पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन पे डिबेट करने आना है। ये सिर्फ वहां भी इंतशार फैलाने आ रहे हैं। तो इनका ये रास्ता, अब जो इनका जो रास्ता आप पूछ रहे थे, मैं उस पर जवाब देना चाह रहा हूं। आप देना चाह रहे हैं इनकी स्ट्रेटेजी का? जी, जो अब ये सड़कों पे हैं, ये सड़कों पे ही रहेंगे। जनरल इलेक्शन जो हैं वो अगस्त में हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी, उसके बाद होंगे ये अक्टूबर-नवंबर के अंदर। पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, केपीके में होने जा रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, वहां मुकाबला होगा। बाकी इनका शौक पूरा हो गया इस्तीफे खेलने का। 2014 में इन्होंने ये ड्रामा किया था, अब इनको पता लग गया कि ऐसी ड्रामेबाजी अच्छी नहीं होती। टुवर्ड्स द एंड, अंबर शमसी साहबा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने गुफ्तगू सुन ली शानदाना साहबा की और राना अफजल साहब की। आप चाहूंगा कि क्लोजिंग कमेंट्स दीजिएगा कि आप ये तमाम गुफ्तगू का निचोड़ क्या है इस वक्त? निचोड़ यही है कि सियासी अदम इस्तेकाम तो रहेगा। आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई 50 अरब चाहिए होंगे, और ये ऐसे वक्त पे जहां पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, बजट में पैसे नहीं है, एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं है, आपकी बिजली चलाने के लिए पैसे नहीं है, आपको इलेक्शन पे इलेक्शन करने पड़ेंगे। जिसमें सूबाई इलेक्शन भी है, जिसमें ये बाई इलेक्शन भी होंगे, कौमी असेंबली के, अब वो आगे सारे देखते क्या होगा। और जो पार्लियामेंट है, जो एक्चुअली जो आपका एक सोर्स ऑफ जमहूरियत है, जिसकी मेरे ख्याल में अहमियत शायद इस्तीफे देते वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त एहसास नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक, जैसे मैं कहूंगी कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है इस वक्त, ये जो जंग है, एक चपेड़ अगर उस तरफ से आई थी तो दूसरी चपेड़ अब उस तरफ से आ गई है। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बस इंतजार करिए कि इस्तेकाम कब आएगा और महंगाई कब होगी। ये 2 सवाल है। चल, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। मुझे आपकी एंड की बात अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आ सकी, क्योंकि वॉइस में डिस्टॉर्शन आ गई थी। बट थैंक यू वेरी मच। अंबर शमसी साहब आपने ज्वाइन किया, राना एहसान अफजल साहब आपने ज्वाइन किया, और शादाना गुलजार साहबा हमारे साथ मौजूद थी। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुन ली। अब IMF के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि 9th रिव्यू जो है उसको जायज़ा लेने के लिए तैयार हैं, और जो उनकी शराइत हैं उस पर बैठ कर हतमी लाएमल के लिए भी हुकूमत ने अपनी पॉलिटिकल विल का इज़हार किया है। ऑब्वियसली इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ही इज़ प्रिपेयर टू फॉर दैट पॉलिटिकल कॉस्ट। शानदाना साहब ने बता दिया है अपनी पार्टी का मौक़िफ़ कि वो सड़क पे रहेंगे। आज भी एहतजाज PTI कर रही थी,
और वो जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनके खिलाफ कर रहे हैं। कल भी एहतजाज करना है, अदालतों का भी रुख कर रही हैं। मुल्क की मईशत भी है, मुल्क की सियासत भी है, दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा, और अगर कंसेंसस होगा तो कोई हुकूमत बड़े फैसले लेगी अगर तमाम जमातें उस पर इस नुक्ते पे मुत्तफिक हों कि हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे और ये जो इकनॉमिक क्राइसिस इससे बाहर आ जाएंगे। क्योंकि आज की गुफ्तगू में ये भी चीज़ सामने आई थी कि ये जो इकनॉमिक मैस है वो किसी एक हुकूमत का पैदा करदा नहीं है, ये एक तसलसल है और हम डाउन द हिल जा रहे थे इकनॉमिकली। बीच में अच्छा भी होता थे अदवार, लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट और जो फाइनेंशियल खसारा है वो हमेशा से रहा है। अब इसके छुटकारे के लिए वे फॉरवर्ड तो ये सब मिल बैठ कर और कोई वे फॉरवर्ड तलाश करें। बारकेफ हर किसी की अपनी पोजीशन है। आपने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू सुनी। फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की पूरा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।